हेलो बच्चा लोग, आईएससी 2025 के लिए सब वीडियोस लाया जा रहा है। हिंदी देखो बच्चा, अभी मैं लेकर आ रही हूँ इस वीडियो के थ्रू आपके लिए सारा काश। कुछ कुछ इतने नोटी बच्चे हैं ना, उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा ना, उन्होंने वन शॉट देखा। रिक्वेस्ट करे मैम कम से कम समय में कैसे कंप्लीट करें। तो एक नया ट्रेंड मैं लेकर आई हूँ जिसको बोलते हैं मिनी 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 रिविजन। चलिए मैं सारा काश का आप लोग को एकदम मिनी रिविजन कराती हूँ, सुनते रहिएगा। उपन्यास का प्रारंभ समर की सुहागरात के दिन से होता है, ये अपने को पता है। कैसे एंट्री होता है? जब भी ओपनिंग हो रहा है उसका सुहागरात था। समर एक ऐसा बच्चा है जो क्लास 12 का एग्जाम देगा। घर में चारों ओर उल्लास का माहौल है। उल्लास माने हंसी खुशी, शादी का टाइम है। इसी समय ज्ञात होता है कि सामने वाले घर में सावल की बहू ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। व्हाट इज मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल इज केरोसिन ऑयल। स्टोरी के बिगिनिंग में देखने को मिलता है बच्चा कि ये पूरा का पूरा स्टोरी लड़कियों के ऊपर है। कैसे बेचारियों को उस जमाने में, पहले के जमाने में बहुत सफर करना पड़ता था, भोगना पड़ता था। देखिए, सावल की बहू कौन है? पड़ोसन। समर व्यतीत होकर थका सा सबसे छिप छिपाकर मंदिर की ओर जा रहा है। वो क्यों छिपा? क्योंकि उसको शादी नहीं करनी थी। वॉज नॉट इंटरेस्टेड, जबरदस्ती शादी कराया गया। वो एक ऐसा बच्चा था जिसको फुल्ली डेडिकेशन था अपने पढ़ाई की ओर, जो आप लोग को भी होगा। तो वैसा बच्चा था, तो उसको लग रहा है कैसे उनकी शादी में करवा के उसको फंसा दिया गया। तो वो मंदिर जा रहा है। बस उसे, मुझे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, जो मैंने बोला। वह सोचता है कि भारत महापुरुषों का देश है। हमारे टैगोर जी ने, कितने बड़े बड़े लोग ने यहाँ पे जन्म लिया। महाराणा प्रताप तथा शिवाजी का रक्त उसकी धमनियों में बह रहा है, धमनियां नसों में बह रहा है। उसके दिमाग में विवाह की बातें, बारातियों का व्यवहार, बारातियों का शराब के नशे में चूर होना, दहेज में कम सामान तथा नकदी माने कैश मिलने के कारण ठाकुर साहब का क्रोध होना गूंज रहा था। हु इज ठाकुर साहब? इनके पिता। आगे अच्छे से सुनना, मिनी रिविजन में भी पूरा कराऊंगी। आओ, उसके बाद समर नारी की प्रगति में बाधक मानते हैं। समर नारी को, बेसिकली विमेन को। समर का भी एक देखो डिमेरिट आ रहा है। समर को लगता है लड़की जीवन में आएगी तो वो अम्बिशियस नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी आकांक्षा एमए करने की, किंतु उसके पूर्व ही उसके पैर में शादी की बेड़ी डाल दी जाती है, मैंने उसकी शादी हो जाती है। वह नारी को मोह माया और अंधकार मानता है। नारी देवत्व की ओर उठते मनुष्यत्व को बांधकर राक्षसत्व के गहरे अंधे कुएं में डाल देते हैं। मतलब एक इंसान को, मनुष्य को, नारी भगवान के पास नहीं जाकर कहाँ ले जाती है? शैतान के पास। यहाँ पे वो बोल समर निश्चय करता है कि इस कमजोरी के सामने वो झुकेगा नहीं। कौन सी कमजोरी? शादी। वह अपनी पत्नी प्रभा में बिल्कुल नहीं बोलेगा या केवल भर भी की बात करेगा। माने जितना डिजर्व करती है उतना बात करेगा, काम से काम। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर में क्या होता है। समर तथा प्रभा के मिलन की मधुर रात आती है, माने उसकी सुहाग रात। भाभी ढकेलकर समर को कमरे में बंद करती है। ऐसे ही मस्ती हो रहे। वह समझता है कि कमरे में प्रवेश करती उसकी पत्नी प्रभा लाज से सिकुड़ जाएगी। मैंने वो उम्मीद कर रही कि एक टिपिकल लड़की जैसे मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रभा खिड़की के पास खड़ी है। समर प्रभा के व्यवहार से अपमानित महसूस करते हुए कमरे से बाहर आता है। देखो, एक तो उसको बात करना नहीं था, और जो बात कर भी नहीं रही है, जो उसका उम्मीद वाला व्यवहार वो कर रही है, तो उसको गुस्सा आता है और अपमानित फील होता है। समर के मन में कुछ और दिखाने की प्रतिशोध मूलक भावना है कि मैं अब इसको बताऊंगा लड़का कौन होता है। पर रात भर रोता और सोचता रहता। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट का, ठीक है बच्चा। थर्ड पार्ट। दूसरे दिन घर में खबर फैल जाती है कि समर ने रात में अपनी पत्नी प्रभा से बात नहीं की। भाभी के पूछने पर कि समर कहते कि वह प्रभा का घमंड नहीं सह सकता। भाभी आग में घी डालने का काम करती कि प्रभा को अपनी सुंदरता और पढ़ाई पर घमंड है, याद रखना। समर निश्चय करता है कि वह प्रभा से नहीं बोलेगा और खूब पढ़ेगा। दूसरे दिन प्रभा विवाह के बाद पहली बार खाना बनाती है। समर को मनाकर खिलाने की व्यवस्था की जाती है। मैंने समर बोला था उसके हाथ का नहीं खाएगा, बट उसको मना के लाया जाता है। प्रभा ने नहीं मनाया, परंतु जैसे समर पहला मैंने पहले गस्सी लेता है मुंह में, थाली को ठोकर मारकर रसोई घर से निकल जाता है और कहता है दाल में नमक नहीं जहर है। माने दाल में ज्यादा नमक मिला दी जाती है, और याद रखने भाभी ने मिलाती है, जो अभी नहीं सेकेंड पार्ट में पता चलता है। दूसरे दिन प्रभा के भाई आते हैं और प्रभा मायके चली जाती है क्योंकि यंग एज में शादी होता है। यस, प्रभा 10th पास थी, याद रखना, मैट्रिक पास। घर का वातावरण पहले जैसा हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या देखते हैं। समय के माता पिता को बड़ा दुख हुआ कि विवाह के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं हुआ। माता पिता एकदम उदास, हाय कोई दहेज ही नहीं आया। घर में आर्थिक तंगी की वजह से लड़ाई झगड़े हुए। माता पिता चाहते थे कि समर नौकरी कर ले ताकि बड़े भाई धीरज, इसका बड़ा भाई का नाम था धीरज, इसके समर का दो छोटा भाई था, एक का नाम था अमर और एक का नाम था कुंवर, ठीक है।
घर खर्च चलाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। भाभी समर को प्रभा के विषय में भड़काती है। विवाह, परिवार के प्रति आक्रोश, पत्नी के प्रति अरुचि, परीक्षा की चिंता में समर अपना सब चूर चूर कर देता है। इतना सारा टेंशन था उसको, एग्जाम कैसे दूंगा, घर कैसे चलेगा, पढ़ाई कैसे करूंगा, पत्नी आगे लगता है। अब वह कुंठित हो गया। पहले घर से भागकर वह मंदिर जाता है, लेकिन पुजारी जी का पंजाबी शरणार्थी के प्रति अमानवीय व्यवहार, अमानवीय माने इनह्यूमन नेचर देखकर वह मंदिर भी नहीं जाता है। मतलब होता क्या है, जो पुजारी जी है वो एक शरणार्थी आया था, पंजाबी शरणार्थी, उसको खूब मारा कि तू मंदिर में कैसा है, कैसे प्रसाद लेगा एंड सो ऑन। तो उसको घृणा हो गई पंडित जी से कि कैसे कोई इंसान कैसे मार सकता है, वो भी गरीब है। फिफ्थ पार्ट में हम लोग देखते हैं घर में अम्मा और जेठानी प्रभा से असंतुष्ट है। माने जेठानी भी खुश नहीं है और अम्मा भी खुश नहीं है। अम्मा को मनचाही रकम शादी में ना मिलने का गुस्सा, और दूसरी भाभी इस कारण प्रभा से नाराज है क्योंकि उससे अधिक पढ़ी लिखी है और रूपवती है। मुन्नी का झुकाव प्रभा की ओर है क्योंकि वह भी पीड़ित नारी है। पर मुन्नी बहन थी, उसके पति ने भी उस पे बहुत गंदा गंदा माने होता ना मारा पीटा बहुत कुछ किया। तो मुन्नी एक इकलौती थी जो अपनी भाभी प्रभा से थोड़ा सा अनुभूति दिखाती, वह प्रभा के दर्द को महसूस करती थी। एक दिन खाना परोसते समय मुन्नी ने समर से पूछा कि क्या वह वास्तव में भाभी से नहीं बोल रहे, क्या समर दूसरी शादी करना चाहता है। मुन्नी समर को कुछ कहना चाहती है, यही कहना चाहती थी कि भाभी नमक ज्यादा मिला दी, इतने में भाभी आ वह समर से बात करने में लगती है। प्रभा की बुराई सुनते सुनते समर अब थककर कॉलेज चला जाता है। समर मन में सोचता है कि प्रभा कितनी घमंडी, उसे मायके गए 6 महीने बीत गए परंतु उसके एक पत्र भी नहीं आया। उसके साथ यह जिंदगी कैसे कटेगी। माने इसमें पता चलता है कि 6 महीने हो गए, अभी तक प्रभा नहीं आई। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, प्रभा मायके से लौट आई। समर का मन प्रभा के प्रति कोमल हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगा कि आ गई मेरी बीवी। अमर से ज्ञात होता है कि समर के ससुराल वाले उसकी प्रशंसा करते हैं, माने तारीफ। माने प्रभा जाके बुराई नहीं की। प्रभा को लालटेन जलाकर पढ़ने का दिखावा करके वह प्रभा की प्रतीक्षा में बैठता है। माने लालटेन ये सब किया दिखा रहे कि मैं पढ़ रहा और वेट करे पत्नी आएगी। इस बीच प्रभा तथा भाभी की बात सुनाई पड़ती है, जबरदस्ती वहां कैसे सो, मुझसे तो नहीं होता। जेठानी जी की कोई धुतकारता माने इग्नोर करे और मैं पूछ हिलाकर जाऊं, ठोकर मारता रहे, मैं तलुआ चाटू। उनके बोर्ड के इम्तिहान है, मैं क्यों तंग करूं। इसे सुनकर समर निर्णय करते कि वह प्रभा से कोई संबंध नहीं रखेगा। रात भर समर कूटता है, उसका क्रोधाग्नि कुंठा विरक्ति भावना से लगता है, अंदर ही अंदर एकदम ऐसा लग रहा है अब तो मैं इसे बताऊंगा। दूसरे दिन समर प्रभा के लिए अलग कमरा देने की बात करता है परंतु घर इसमें अलग कमरा है ही नहीं कि दिया जाए। नेक्स्ट सातवां, दूसरे दिन समर भाभी के सामने अपनी रात्रिकालीन क्रोधाग्नि को व्यक्त करता है। भाभी ने नमक मिर्च लगाकर प्रभा की बुराइयां की। अब समर प्रभा से प्रतिशोध माने बदला लेना चाहता है। उसने भाभी से कह दिया कि प्रभा को घर के सारे काम कराओ। इस बीच भाभी ने एक बच्ची को जन्म दिया, यार ना बच्ची जन्मी। घर में सबके मुख पर फीकी प्रसन्नता दिखाई दी क्योंकि सबको लड़का चाहिए। गृहस्थी कार्य का समझ भर प्रभा पे आ गया, माने घर का सारा कामकाज प्रभा को करना पड़ा। प्रभा बिना कुछ कहे सुबह से लेकर रात तक काम करती। पहले प्रभा को कार्य करते देखकर समर को अच्छा लगता लेकिन अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता। प्रभा पर्दा नहीं करती थी, माने घूंघट नहीं होती थी। याद रखना, घूंघट प्रथा जो उसके घर वाले सपोर्ट करते हैं, जिसे लेकर घर में हंगामा हुआ। बच्ची के नामकरण के दिन मिट्टी के गणेश की डेला को समझकर प्रभा ने फेंक दिया। इंपॉर्टेंट पोर्शन एग्जाम में आता है। घर में बड़ा हंगामा मच गया। समर गुस्से में आकर प्रभा को जोरदार तरीके से तमाचा मारा। पहली बार उसने उसको थप्पड़ मारा कब, जब यहाँ पे नामकरण का दिन था और पंडित जी ने क्या किया था, मिट्टी से गणेश जी बनाया। पर प्रभा को लगे नॉर्मल मिट्टी है तो वो उसको फेंक दी इसीलिए, और उसे बर्तन भी मांजी थी इनफैक्ट। नेक्स्ट आठवां, प्रभा को तमाचा मारकर समर पश्चाताप की आग में जलता रहा। यद्यपि यह प्रभा के प्रति उदासीन रहने का प्रयास करता, उदासीन माने इनडिफरेंट की फर्क नहीं पड़ता है। उसकी स्थिति देखकर उसको थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। समर परीक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित है। एक दिन भाभी की बच्ची का दूध ना जाने कैसे गिर गया तो घर में हंगामा हो गया, माने प्रभा के थ्रू गिर। प्रभा को खूब सुनाया गया परंतु समर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जाड़ों के दिन में प्रभा थोड़े से कपड़े में अपनी जिंदगानी काट रही थी, माने एकदम कम कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा। उधर समर की परीक्षा सिर पे आ गई। प्रभा अंदर ही अंदर सूखती जा रही है, माने एकदम होता ना कि घर पे सिर्फ काम करे ना खाना ना पीना, उसका सौंदर्य झुलस जाता है। एक दिन प्रभा खुली छत पर सिर धो रही थी, इसको लेकर भी पहाड़ टूट गया। ये भी याद रखना कि उसके ससुर जी ने लांछन लगाए थे, को शर्म नहीं आता है, तू कैरेक्टरलेस चरित्रहीन औरत है, तुम कैसे छत पे जाके सर धोती हो। 100 लोग आते हैं अपने अपने छत पर और देखेंगे करेंगे, तो ये भी एक बवाल हुआ। नेक्स्ट, समर की परीक्षा समाप्त हो जाती है। वो अपने मित्र दिवाकर के साथ सिनेमा देखने का कार्यक्रम बनाता है। घर लौटने पर पता चलता है कि मुन्नी के पतिदेव उसे विदा कराने आए हैं।
मुन्नी जाना नहीं चाहती है, माँ भी नहीं भेजना चाहती है, परंतु ठाकुर साहब चाहते हैं कि वो अपने पति के साथ चली जाए। अगली सुबह मुन्नी को विदा कर दिया गया। ठाकुर साहब माने पिता, माने मुन्नी का पति इतना उसको टॉर्चर करता था, फिर एक दिन लेने आ गया। और याद रखना, मुन्नी का पति एकदम कैरेक्टरलेस था, एक औरत को लाकर भी रखा था जब मुन्नी नहीं थी। जाते समय मुन्नी समर से कही, भैया भाभी से बोलना, मैंने रिक्वेस्ट की बात करना। नेक्स्ट 10वां, रात में समर दिवाकर के घर खाना खाकर लगभग 11 बजे रात को आया। मन में अनेक चिंताएं थी। घर वाले चाहते थे कि समर कुछ कमाए, उसे प्यास लगी थी। देखा कमरे में पानी नहीं है, पानी के लिए छत पर गया। एक कोने में देखा प्रभा रो रही है। पानी पीकर समर कमरे में आया, परंतु उसकी नींद तो उड़ गई। वो सोचता रहा कि वो क्यों रो रही है, आधी रात तो वहीं बैठकर क्यों रो रही है। इतना सुनकर प्रभा और फफक फफक कर रोने लगी। जोर से जब पूछा गया, खंडित मन ने टुकड़े स्वर में बोला, प्रभा तुम मुझसे नाराज हो। प्रभा की रुलाई और अधिक बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रात भर रोते रहे। सुबह हो जाती है। प्रभा कहती है, हमें एक पोस्ट कार्ड दे दीजिए, मैंने बहुत दिन से माँ को नहीं लिखा। और धोती के पल्ले से आग पोसे। माने प्रभा इज वेरी हैप्पी, उसका पति से बहुत अच्छा हो गया, इनको मनमुटाव खत्म हो गया। इसलिए वो पति का हक मानकर क्या की, उसको बोली कि ये सामान लाकर दे दो। क्या मांगी? पोस्ट कार्ड मांगी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट 10वां, रात में समर दिवाकर के घर खाना खाकर, अच्छा 10वां तो अपना हो चुका है बच्चा, तो यहाँ पे ये चीज अपना कंप्लीट। अब ये उत्तरार्ध का अपना पार्ट अपने शुरू। तो गाइस देखिए, उत्तरार्ध का क्या है। समर के जीवन में सुखद परिवर्तन आता है। मारे प्रसन्नता की वहां दिवाकर के जाता है, पोस्ट कार्ड लेने जाता है। कुछ देर तक परीक्षा, परिणाम, नौकरी, आगे की पढ़ाई आदि की चर्चा होती है उसके घर पे। 4-5 पोस्ट कार्ड फिर वो लेकर घर आता है। जब समर खाना खाने बैठते तो प्रभा की फटी धोतियां देखकर वो शॉक्ड होता है। थाली सरका के वो बोलता है कि क्यों। वो थाली सरका दे तो प्रभा बोली क्यों। समर बहाना बनाकर बाहर आ गया। वह यह बात पूरे घर में फैल गई कि दोनों आपस में बात बोल। अम्मा समर से कहते कि बाबूजी को नवल किशोर पंडित जी की बैठक से बुला ला। नवल किशोर पंडित जी पड़ोस में रहते थे, इनके पिता वहां गए थे, तो बोला जा बुला ला, तो गरम गरम खा लेंगे। नवल किशोर जी की पत्नी समर को देखते और कहती है, कौन समर? अरे बेटा तू अपनी पत्नी से बोलने लगा। माने न्यूज सब जगह फैल गया था। तो ये हुआ, इम्तिहान हो गए, बड़ा अच्छा हुआ बेटा। और मैंने सुना तो अपनी बहू से बोलने लगा, अब बोलने लगा। समर जिधर जाती यही बात सुनता। माने पूरा आग की तरह हर इलाके में पहुंच गया था। सेकंड, रात को समर और प्रभा के बीच बातचीत होती है और अनेक रहस्य खुलते हैं। समर को प्रभा का सानिध्य अच्छा और रोमांचित लगता है, माने क्लोजनेस। बातचीत में भाभी की ईर्ष्यालु स्वभाव, पति पत्नी के बीच कटुता, माने हेट्रेड फैलाना, ये सब खुलकर आता है। दोनों के मन में जमी हुई मैल दूर हो गई। प्रभा अपने संजोई सपनों को समर के सामने रखी कि वो क्या सोचती है, क्या बनना चाहती है। प्रभा के सामने बातों में अपने भविष्य के इरादों को रखा और उसकी सलाह मांगी। समर भी प्रभा के सामने पूछ रहे कि मुझे क्या बनना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद एक दिन समर ने प्रभा को फटी धोती देखा। पहले भाभी फिर माँ से धोती मांगी कि मेरी बीवी को कपड़ा दो। माँ गुस्सा हो गई। उसके पिता ने यहाँ तक कहा कि कमाने धमाने की कौड़ी नहीं, मैंने कुछ कमाता तो है नहीं, बहू की तरफदारी करने आ गया, शर्म नहीं आती, थू है ऐसे बेहयाई पर। यह बात समर के मन में चुप गई। वह नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। रोजगार दफ्तर के सामने एक अपरिचित ने बताया कि आज वहां भर्ती हो रही है। भर्ती माने नौकरी मिल रहा है। रोजगार दफ्तर याद रखना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, जहां पे नौकरी मिलती है। 10 बढ़ई, 50 मजदूर, 3 क्लर्क की आवश्यकता है। उस अपरिचित साहब ने बताया कि देश के नेताओं को शर्म नहीं आती, कहते हैं भारत स्वतंत्र है, माने इंडिपेंडेंट हो गया, उसके निर्माण के लिए इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मशीन चाहिए, वैज्ञानिक माने साइंटिस्ट चाहिए। सच तो यह कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने बस कोठियों की क्यारी माने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए माली चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, माने वो लोग नौकरी नहीं निकाल रहे, इसके लिए यहाँ पे बात हो रही। दोपहर बाद समर जब घर पहुंचा तो खाने की बात पर प्रभा की ओर से एक सुखद उल्हाना भी मिला। उसी समय समर ने प्रभा की सहेली रमा को पत्र भी पढ़ा, जिसमें प्रभा के सपनों के टूटने की पीड़ादायी दर्द था। पीड़ादायी माने पेनफुल। रात में संसार ने पुनः दोहराया कि चाहे जो भी हो, समर ने पुनः दोहराया माने रिपीट किया कि मैं एमए जरूर करूंगा। नेक्स्ट बच्चा 4, दूसरे दिन दिवाकर के यहाँ जाने पर समर को पता हुआ कि किस सज्जन व्यक्ति ने इससे उसकी मुलाकात रोजगार कार्यालय में हुई। मैंने बताया कि एक इंसान से मैंने वहां मिला, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वह दिवाकर के घर पे मौजूद है। उसका नाम शिरीष है। शिरीष कौन? दिवाकर का चचेरा भाई। दिवाकर कौन? समर का बेस्ट फ्रेंड। और वे दिवाकर के चचेरे भाई है। वे वहां अपनी बहन का इलाज करवाना है। शिरीष प्रगतिशील विचारों के माने प्रोग्रेस के लिए सोचते हैं। देश की वर्तमान दशा, नेताओं की स्वार्थपरता माने स्वार्थी है नेता, जनता का अंधविश्वास, रूढ़िवादी हिंदू धर्म, आध्यात्मिक शांति के ढोंग आदि विषयों पर समर और दिवाकर बीच बीच में गरम गरम बहस करते हैं। शिरीष के तर्कों और शब्दों के तीखेपन है और स्पष्टवादिता, माने वो क्लियरली बोलते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा। समर को पहली बार एहसास हुआ कि उसका ज्ञान कितना कम और कच्चा है, ऐसा उसको लगा।
नेक्स्ट पांचवा, दिवाकर के घर से वापस आकर समर पार्क में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे अपना घर नरक लगता है। घर पर अमर रोटी खाते समय प्रभा से घी मांगता है। प्रभा के कहने पर कि घी नहीं है, अमर ने उल्हाना दिया कि सारा घी अपने पति को खिलाती है। इस बात पर समर और अमर को डांटता और पीठ पे लात भी मारता है। अमर ने सुना तो समर को खूब बुरा भला कहा। समर प्रभा का पक्ष लेते हुए कहता है कि भाभी रानी है प्रभा दासी। भाभी रानी क्यों? क्योंकि उसका पति कमाता है। भाभी ने प्रतिक्रिया में अपनी बच्ची को चारपाई पर पटकर खुद रोटी बनाने लगी। समर घर से निकलकर पार्क में चला गया। उसी समय उसे देखा कि दारोगा माने एक पुलिस वाला है जो अपने घोड़े को गोली से मार देता है और वो ये बताया कि मेरा घोड़ा बहुत बीमार है इसलिए मारा। लाइफ टाइम वो सहन करे, इससे बेटर है एक टाइम सहन कर कर मर जाए। समर देर रात से घर आता है। प्रभा ने खाना नहीं खाया, वह समर की प्रतीक्षा कर रही थी। नेक्स्ट सिक्स, समर को दिवाकर ने अपने पिताजी को दोस्त की प्रेस में नौकरी दिला दी। दिवाकर इतना अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है कि नौकरी भी दिलाया। उसे सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक प्रूफ रीडिंग का कार्य करना था। तनख्वाह 75 रुपए। समर ने दिवाकर से 20 रुपए उधार मांगे ताकि वह प्रभा के लिए नई धोती खरीदे। दिवाकर के घर से लौटते समय दरवाजे पर शिरीष भाई से मुलाकात हुई। उन दोनों में भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता पर चर्चा हुई। समर ने प्रभा के लिए धोती खरीदी लेकिन संकोचवश अम्मा को देनी पड़ी क्योंकि अम्मा थी। अम्मा खुद ही प्रभा को दे दी, लेकिन कुंवर ये बता दिया कि समर प्रभा के लिए धोती लाए तो अम्मा को गुस्सा आ गया। अम्मा ने प्रभा को देने के लिए समर को वापस लौटा दी। प्रभा नौकरी मिलने की सूचना सुनकर बहुत खुश हुई और दोनों सुखद और उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने लगे। नेक्स्ट सातवां, समर को नौकरी की बात सुनते ही घर में सभी लोग समर तथा प्रभा के प्रति दयालु हो गए। समर ज्यादा प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसको पता था 75 रुपए में कम से कम खर्च बहुत ज्यादा माने कम से कम खर्चा करना होगा और ये खर्चा कहाँ होगा? पढ़ाई में। तो वो घर पे नहीं रुपया दे पाए। समर नौकरी पर जाने लगता है। इसके लिए प्रभा को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्यों उठना पड़ता है? खाना बनाने के लिए। समर बिना टिकट यात्रा करने के लिए प्रेस पहुंच जाता है। आरंभ में समर प्रूफ रीडिंग का काम बहुत अच्छे से करता है और फिर धीरे धीरे बोरिंग भी लगता है। फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाता है। परीक्षा का परिणाम आ जाता है। वो सेकेंड डिवीजन में पास होता है, याद रखना, फर्स्ट नहीं। किंतु अमर फेल हो जाता है। समर कॉलेज में दाखिला लेकर घर वालों का कोप भाजन बनता है। मैंने सबको बुरा लगता है कि अभी भी पढ़ाई करेगा, हटा यार नौकरी कर। प्रभा पर बहुत बोझ पड़ने लगता है। समर चाहते कि प्रभा उसके लिए रात में ही खाना बना ले ताकि उसको जल्दी नहीं उठना हो, परंतु प्रभा को यह स्वीकार नहीं है और वो ताजा खाना बनाकर ही पति को दे। एक दिन शाम को जब समर घर पहुंचता है तो पता चलता है कि अमर का विवाह की बातें चल रही है और एक बार समर के मामा ही मध्यस्थ थे। उसने अमर के माने समर का विवाह भी मामा के थ्रू हुआ और यहाँ पर चंदन नाम था मामा का, याद रखना, और यहाँ उसके छोटे भाई का विवाह का। उसने अमर को विवाह का विरोध किया। ठाकुर साहब समर पर उबल पड़े। प्रभा के माध्यम से समर को पता चला कि घर में समर की तनख्वाह की बात चल रही है। समर ने बताया कि प्रेस मैनेजर में अभी तक तनख्वाह नहीं दी। समर दुखी होकर बाहर टहल रहे। सड़क पर उसकी मुलाकात दिवाकर और शिरीष से होती है। समर अपनी समस्या उन लोगों को बताता है। शिरीष भाई संयुक्त परिवार माने ज्वाइंट फैमिली का विरोध करते हैं और समर को अपनी पत्नी के साथ अलग रहने कहते हैं। समर निश्चय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत। 9, उसी रात का एक और घटना है। एक्सक्यूज मी गाइस। उसी रात एक और घटना घटी। समर छत पर लेटा हुआ शिरीष के सुझाव पर चिंतित करे कि क्या करूं क्या नहीं। इसी बीच प्रभा सज धज कर वहां आती है और समर के पैर दबाती है। बाद में प्रभा ने बताया कि उसने आज व्रत किया। इस पर समर क्रोधित हो गया क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, व्रत कैसे करो मैंने इनके हिसाब से, लेकिन करना तो चाहिए इनफैक्ट। लेकिन प्रभा के रोने पर उसका मन द्रवित होता है। दोनों सो जाते हैं। रात के 1:30 बजे भाभी के बच्चे की रोने की आवाज आती है। भाभी की बच्ची की रोने पर दोनों उठते हैं। समर प्रभा से शिरीष के विषय में बात करने लगता है किंतु प्रभा समर की बातें सुनते सुनते ही सो जाती है क्योंकि टायर्ड हो गई ना। जब प्रभा को जागने के लिए समर गुदगुदाता है तब उसके हाथ में प्रभा की कमर में एक बंधी हुई सुपारी दिखती है। अंधविश्वास होता है ना, जादू टोना एंड ऑल। तब तो उसके हाथ में आता है। प्रभा डरकर बताती है ताबीज है, तुम्हारी माँ ने बांझपन दूर करने के लिए किया है। इसको बांझ भी बोला गया कि तू बच्चा नहीं दे पा रही है। समर फिर क्रोधित हो गया, एक झटके से ताबीज तोड़कर फेंक दी। प्रभा रो रही। 10, समर ने प्रभा से क्षमा मांगी। उसने प्रभा को बताया कि उसकी नौकरी छूट गई। इसे सुनकर प्रभा चौंक गई। अम्मा ने प्रभा को नीचे चूड़ियां पहनने के लिए बुलाया। समर ने प्रभा को मना किया। भाभी और अम्मा की जिद पर प्रभा को विवश होकर चूड़ियां पहननी पड़ी। समर ने क्रोध में आकर दोनों कलाई पकड़कर आपस में बजा दी और कुछ टुकड़े समर के हाथों में आ गई। प्रभा की कलाई में भी कुछ टुकड़े चुभ गए। जब रात में ठाकुर साहब ने समर को तनख्वाह के विषय में पूछा तो समर ने बताया उसकी नौकरी छूट गई। समर और ठाकुर साहब में बहस हुआ। ठाकुर साहब क्रोध में उसे मारा भी समर को। समर ने घर छोड़ देने का कसम खाया। प्रभा ने समर की सुबह 4 बजे जगाया तो उसे प्रेस जाने की याद दिलाई। समर को घर छोड़ने की बात याद आई। वह नीचे उतरा
सॉरी, उतर रहा था उसी समय उसे तार मिला, तार माने एक लेटर आया, मुन्नी मर गई। जो इसी बीच बड़े भाई साहब और पिताजी भी बाहर आए, उनके हाथ से तार लेकर देखा। ट्रेन से उतरने के बाद उसके मन माने वो अपना नौकरी के लिए चला गया, और ट्रेन से उतरा तो मन में विचार आया, कूद पड़, चढ़ जा, कूद पड़, माने उसको सुसाइड करने का मन कर। उसने घबराकर ऊपर देखा, सारा आकाश डग डग करता घूमने लगा। माने पूरी दुनिया उसके सामने क्या कर रही है, बच्चा रिवॉल्व कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में वो क्या कर रहा है। तो सबसे मिनी रिवीजन फर्स्ट टाइम अपने हिस्ट्री में खत्म होता है। आई होप बहुत अच्छा लगा। इस पर तो बच्चा कमेंट करना बनता है, अगर सच में बढ़िया लगा प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।